व्हाट विल यू डू? उस दिमाग को बढ़ा के क्या करोगे? बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ड्राइंग, बहुत सारी रीडिंग्स और राइटिंग, डांस और गेम्स, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स। ये सब किससे होगा? दिमाग से। तो क्या दिमाग नहीं है आपके पास? फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? है, अभी हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, है ना? क्योंकि हम उसको ऐसे बाहर निकाल के यूज तो नहीं कर सकते ना। तो आज हमारे सामने एक बहुत दूर से सर आए हैं, डॉक्टर सतीश, जापान से। कहाँ से आए हैं? लेकिन वो इंडिया के हैं। जापानीज टेक्निक सीखी है उन्होंने और वो आपको बताएंगे कि आपने अपने दिमाग को कैसे यूज करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे एक्टिव करना है और कैसे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने एक ही काम करना है। क्या? ध्यान से सुनना है। सभी बच्चों ने सर की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज ये फिर बार बार चांस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आज आपने बहुत अच्छे से सुन लिया तो सर फिर और सेमिनार देंगे, बार बार आपकी ट्रेनिंग भी देंगे, वो फिर बार बार आएंगे। अगर आज आपने नहीं सुना, अगर आपने मैसेजेस को घर तक नहीं लेके गए, पेरेंट्स को नहीं समझा पाए, तो फिर आपका ट्रेनिंग कैसे होगा? ट्रेनिंग लेना है ना? ओके, सो बी अलर्ट, बी अटेंटिव और बहुत ध्यान से सभी ने सुनना है। ओके, वेरी गुड। Thank you, ma'am. Dear students, how are you? Okay, thank you. Dr. Stace here. I'm brain scientist and student brain expert. First of all, thank you, principal ma'am, all staff member, dear students. ये आप सभी बच्चे बहुत अच्छे डिसिप्लिन में आप बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जब तक मेरा लेक्चर ख़त्म नहीं होता तो आपको अटेंटिव होके बैठना है और अटेंटिव इस टाइप से होना है कि मैं लास्ट में हर बच्चे से पूछता हूँ कि मैंने क्या बताया है। इट मीन्स आपकी एक क्लासरूम की तरह एक अपना लेक्चर समझ के आपने रिस्पॉन्स करना है। जो बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा उसको यहीं पे 1 आवर का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी मेरी कंपनी है, SBT टेक्नोलॉजी बोलते हैं, सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी। नाम से आइडिया आता है कि ब्रेन को सुपर बनाने की टेक्नोलॉजी है। पढ़ाने के लिए स्कूल काफ़ी है। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कंप्लीट। मैंने जापान के निगाटा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रॉबर्ट क्यांसो से इस टेक्नोलॉजी को सीखा है। इससे पहले मैं भी एक एकेडमिक टीचर था, जो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी, जैसे कि इंडिया में जब हम पढ़ाता था पहले, तो बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ाता था। तो एक 40 स्टूडेंट्स का एक क्लासरूम मैंने अक्सर देखा है कि क्लासरूम के अंदर बच्चों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अबो 90%, कुछ बच्चे ऐसे हैं 80, 70, 60, 50, 40 और 30 वाले भी होते हैं, और बेचारे 10 और 20 नंबर पे भी काम करते हैं कुछ लोग। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है, इसमें हम बच्चों को रूटीन में पढ़ाते हैं। और क्लासरूम के अंदर जो बच्चों का रिजल्ट आता है वो हमेशा ऐसा आता रहा है कि जो मेरिट में है वो मेरिट में ही रहा बच्चा, और बीच का बच्चा है जो जिसकी 60, 70, 80 वो वहीं पे ठहर गया, और उससे नीचे की जो कैटेगरी है वो भी वहीं ठहर गई। तो हमारे टीचर्स लोग जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, दे ऑल आर एकेडमिक स्टाफ। एकेडमिक मीन्स सिलेबस पूरा कराना, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करना। तो टीचर्स ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, बच्चे ने अपना बेस्ट एफर्ट किया। उसके बावजूद भी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि जो मेरिटोरियस था 6th क्लास में बच्चा, वो 7th में भी मेरिट में है और 8th में मेरिट में है, और आगे भी मेरिटोरियस बन के
और जो अपर कैटेगरी में आकर के लास्ट में अपनी हायर एजुकेशन करके और जाके जॉब में सेट हो जाते हैं। लेकिन जो लोअर कैटेगरी के बच्चे, उनका भला कौन करेगा? और वो बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने अपने आप को ठान लिया है, मान लिया है, पेरेंट्स ने भी मान लिया है कि हमारा बच्चा तो ऐसा ही है। और मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो मेरिटोरियस है, पेरेंट्स ने भी मान लिया, टीचर्स ने भी मान लिया, और मैंने भी मान लिया, और आपने भी मान लिया। लेकिन आज तक अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाते हैं कि जो 50, 40 और 60% का बच्चा है, उसके ऊपर कैसे काम करें? कामयाब तो सभी को होना है, यस और नो? एजुकेशन एक किताब खोलना ही नहीं है, एग्जाम देना ही नहीं है, एक सर्टिफिकेट हाथ में लेना ही नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि आपने अच्छा ज्ञान लिया, अच्छा सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, और जाके आपने एग्जाम दिया कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, और जाके अपनी जॉब पे सेट हो गए आप लोग। इस भारत देश की बात करता हूं मैं, अपने हरियाणा की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ इंटेलिजेंट वही है जिसको पढ़ के नौकरी मिल जाए, उसको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बोलते हैं। चाहे वो किसी को 2-10 लाख रुपए लेके नौकरी लगाओ, लोग कमजोर बच्चे को भी इंटेलिजेंट कहने लग जाते हैं। तो लगता था बच्चा पढ़ता था सारा दिन, और ये तो नौकरी इसको मिलनी ही थी हर हाल में। हमारी ये विडंबना है कि यहाँ पे शिक्षित वही है जिसको रोजगार मिल जाता है। आज हम बात करेंगे कि हर बच्चे को ब्रेन पे काम करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जापान के अंदर जब बच्चा 5 साल का होता है तो उस बच्चे की ब्रेन की मैपिंग होती है, क्योंकि एडवांस कंट्री है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो मैपिंग के दौरान बच्चे के न्यूरॉन सेल को जजमेंट किया जाता है कि इसके बच्चे के कितने न्यूरॉन सेल एक्टिव हैं, कितने डीएक्टिव हैं। अब न्यूरॉन सेल को बताते हैं कि व्हाट इज न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का मतलब होता है बेटा आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना, चाहे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, चाहे आपका मैथमेटिक्स है, चाहे आप हिंदी की बात करते हैं, चाहे आप पानी भी पीते हैं, चाहे आप खाना भी खाते हैं, चाहे आप दौड़ते हैं ग्राउंड में, चाहे आप डांस करते हैं, चाहे आप नींद लेते हैं, चाहे आप कहीं बैठे हैं, चाहे आप कहीं खड़े हैं, हर प्रकार का काम इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। यस और नो? अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है अभी खाना खाने का, तो जबरदस्ती नहीं खिला सकते उसको। तो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन सेल होते हैं। दिमाग को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको दिमाग दिखाना चाहता हूं दिमाग कैसा होता है। आप लोग देख पा रहे हैं इस दिमाग को? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी, राइट? क्या है ये? आपके बॉडी का प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन देना, हर प्रकार के काम कराना, हर प्रकार की एक्टिविटी में भागीदारी लेना, ये ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको हम एक लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं, एक राइट ब्रेन बोलते हैं। दोनों दिमाग को डॉक्टर लोग जो ट्रॉमा सेंटर में होते हैं, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं ब्रेन के। जो मैं डॉक्टर हूँ वो हूँ ब्रेन को प्रिपेयर करता हूँ, पहले से ठीक है दिमाग, और स्टूडेंट पे काम करते हैं। और वो दूसरे डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट पे काम करते हैं। जब ट्रॉमा सेंटर में किसी का ब्रेन हेमरेज होता है या एक्सीडेंटल केस में चोट लग जाती है, क्लॉट बन जाते हैं, तो वो जो ट्रॉमा सेंटर वाले डॉक्टर होते हैं, जो एमबीबीएस और एमडी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब कोई भी दिक्कत आती है तो दोनों दिमाग को निकाल के बाहर रख सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट है, मैंने खुद एक बच्चे का दिमाग देखा, 2.5 महीने तक उसकी बॉडी से बाहर निकाल के आर्टिफिशियल ब्रेन लगा दिया था, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो ये ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझने की जरूरत है, और इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। मैडम से पूछा था कि हिंदी में बताएं या इंग्लिश में बताएं, तो मैडम ने कहा कि हिंदी में बताओ। हरियाणवी में भी बता सकते हैं, बट जो हमारी मातृभाषा है, एक स्कूल लेवल पे हम बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। जहां अब तक मैंने जो बताया वो आपको याद हो गया अच्छे से? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लेक्चर को बड़े प्यार से समझोगे और बहुत अच्छे से समझोगे, कंसिस होकर समझेंगे। क्योंकि मेरा भी रिकॉर्ड है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, वो भी ये नहीं कह सकता कि मुझे समझ में नहीं आया। ध्यान से समझना है।
तो बेटा जो हमारा जो ब्रेन होता है वो काम कैसे करता है, व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद अवर ब्रेन, हमारा टॉपिक यही है आज का। ओके, तो जापान में जब बच्चा 5 साल का होता है तो 5 साल के बाद ब्रेन मैपिंग करने के बाद में ये चेक करते हैं कि बच्चे का लेफ्ट ब्रेन कैसा है, राइट ब्रेन कैसा है, कितने न्यूरॉन सेल एक्टिव हैं, कितने डीएक्टिव हैं। एक्टिव न्यूरॉन सेल आपका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, डीएक्टिव न्यूरॉन सेल आपका इंटरेस्ट बनने नहीं देते। जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा तो आप किताब उठा लोगे, और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मोबाइल उठा लोगे, है ना। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाल में हम फंस चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नकली। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट सुना है, नकली गहने। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली ज्ञान, अगर इसको सही पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको समझे ना तो इसके नाम से हिंदी बन पा रही है कि ये नकली ज्ञान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप सीखना चाहते हो तो बेटा इस पे डिग्री होती है, बीटेक होती है, तो वो डिग्री करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाओ, वरना जो ये मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आ रखी है इसको आज ही डिलीट कर देना अपने मोबाइल से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके भविष्य को स्पॉइल करने का काम करती है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप सभी बच्चों को वो चीज़ें दिखाई मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही हैं जिसका आपकी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और ना वो असली चीज़ें हैं, वो सिर्फ नकली चीज़ें हैं। लेकिन हम सरप्राइज फील कर रहे हैं, देखो ऐसी वीडियो है, देखो ऐसी वीडियो है, पेरेंट्स को दिखाते हैं, भाई बहन को दिखाते हैं। तो बेटा पढ़ाई में इतना मशरूर हो जाओ। एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी रिपोर्टर ने पूछा, इससे एक शिक्षा लोगे आप कि आप इतने मस्त हो जाओ पढ़ाई में कि आपका करियर आपको दिखने लग जाए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं कराई, तो उनका रिस्पॉन्स था कि मुझे याद ही नहीं रही। क्यों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फादर ने उनको ये कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, ना तू शकल का है ना तू अकल का है। और उस बात को उन्होंने दिल पे और मन पे लेकर के अपने मिशन और विजन में इतने बिजी हो गए वो कि देश के वो राष्ट्रपति बने। यस और नो? तो आप लोग राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते, लेकिन आप लोग एक बड़े ऑफिसर तो बन सकते हो। और जरूरी नहीं कि आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं, क्योंकि कोई राष्ट्रपति इंसान ही बनता है। तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपने मिशन में इतने बिजी हो जाओ कि आपको याद ही ना रहे कि मोबाइल कहाँ था, रील्स कहाँ थी। ठीक है, बड़े अच्छे से काम करना आपको। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन मैंने बोला कि आपका लेफ्ट और राइट दो तरह के ब्रेन होते हैं। तीसरा ब्रेन भी होता है जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, बीच का दिमाग। लेफ्ट ब्रेन जो होता है इससे हम सारी की सारी एजुकेशन करते हैं, जितनी भी पढ़ाई करते हैं आप अल्फाबेट से लेकर के जो भी वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ाई स्कूल में आना स्टार्ट करते हैं और पीएचडी खत्म कर देते हैं, वहां तक आप सारी की सारी एजुकेशन लेफ्ट ब्रेन से करते हो। किससे करते हो? और बाकी के जितने भी काम बच गए वो सारे हमारे राइट ब्रेन से होते हैं। जैसे ड्राइविंग करना है, खेल कूदना है, या आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो आपका राइट ब्रेन काम करता है वहाँ पे। राइट ब्रेन के न्यूरॉन सेल एक्टिवेट करते हैं आपको। और एक मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का काम होता है जब आप रात को सो जाते हो, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों रेस्ट पोजीशन में होते हैं। न्यूरॉन सेल जहाँ पे होते हैं वहीं पे रुक जाते हैं जब आपको नींद आ जाती है। जैसे नींद आती है तो उसके बाद आपका मिड ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं, जो कि रात को ड्रीम्स लेने का काम करता है सिर्फ। मिड ब्रेन का काम है लेफ्ट और राइट ब्रेन की रात को सिक्योरिटी करना, और सुबह जैसे भी हमें जाग आती है तो मिड ब्रेन सो जाएगा, लेफ्ट और राइट आपका काम करेगा। प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको ब्रेन कैसे सोता है, कैसे काम करता है। वो मेरे पास मशीन है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको विजुअलाइजेशन तरीके से समझाएंगे कि ब्रेन काम कैसे करते हैं। अब हम सीधा आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि हम ब्रेन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं। टीचर्स लोग तो पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, जैसा आपको बताया गया है वो आप एडजस्ट हो चुके हैं।
कि किताब पढ़ना है, आंखें दे दी, भगवान ने किताब आंखों से पढ़ ली और दिमाग के अंदर हमारे चली गई। बट ऐसे नहीं होता। आपको बताएंगे पढ़ाई होती कैसे है, आप किसी भी चीज को कैसे सीखते हैं और कहाँ जाती है वो दिमाग के अंदर, और वो अंदर जाकर के किस प्रकार रिएक्शन करती है, किस प्रकार से आप उसको स्टोर करते हैं, कितना स्पेस होता है। और ब्रेन के अंदर जब आप कोई चीज याद करते हैं वो कौन से पार्ट से कनेक्टेड होती है, आंख से कौन सा दिमाग कनेक्टेड होता है, कान से कौन सा होता है, नाक से कौन सा होता है, हाथ से कौन सा होता है, पाँव से कौन सा होता है। हर प्रकार, जैसे यहाँ स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, ब्रेन के अंदर भी इस प्रकार अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम में एग्जीक्यूशन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज की। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज टीचर हैं आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और पंजाबी भी एक लैंग्वेज हरियाणा में पढ़ाते हैं, बट यहाँ इस एरिया में कम पढ़ाते होंगे। तो 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं। बी अटेंटिव, मेरे को ध्यान से सुनना है, और इसके बाद मैं आपसे पूछने वाला हूँ मैंने क्या बोला आपको। आर यू रेडी? बेटा आप जो पढ़ते हैं लैंग्वेज, वो आप ब्रेन के कौन से हिस्से से पढ़ते हैं? कभी किसी बच्चे ने आज तक पढ़ा है? कोई बता सकता मुझे? लेफ्ट ब्रेन से तो पढ़ाई होती है, वो तो मैंने बता ही दिया, बट ब्रेन के अंदर लेफ्ट पार्ट के अंदर भी एक पार्ट होता है जिसका नाम टेम्परल लोब है। क्या नाम है? टेम्परल लोब हमारे कान के नीचे लगा होता है। कहाँ पे? कान के नीचे। जैसे कान के अंदर जाएंगे, अंदर की साइड जाएंगे, जो कान कनेक्टेड होता है हमारा ईयर, तो वो टेम्परल लोब होता है। क्या होता है? जो टेम्परल लोब होता है उससे हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। और कैसे पढ़ते हैं बताओ? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ में बहुत अच्छे से आती है, किसी को अच्छे से समझ में नहीं आती है, किसी को 50% आ जाती है, 50% रह जाती है। 5 लाइन का कोई पर्सन है, आंसर है, तो उसको 2 लाइन याद होगी, 3 याद होगी, कंप्लीट याद नहीं हो पा रहा, रूटीन ऐसा बन पा रहा बच्चे का। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? देखिए लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बेटा जो हम कान से सुनकर भी याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ाने लग जाए तो आपको आंखों की जरूरत नहीं होती वहां पे, क्योंकि अंधे लोग लैंग्वेज जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ना, तो उनका है ना टेम्परल लोब तो मजबूत होता है। बट भगवान ने उनको आंखें नहीं दी हैं, इसलिए वो मैथ और साइंस नहीं पढ़ सकते, वो ड्राइंग नहीं पढ़ सकते, वो कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते, सिर्फ लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट होते हैं। राइट? एक अंधा व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश का लेक्चरर बन सकता है, एसएस का भी बन सकता है, ज्योग्राफी का भी बन सकता है, क्योंकि टेम्परल लोब से पढ़ी जाने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो सारे जो अंधे लोग होते हैं उनको मौका दिया जाता पढ़ाने का भी, फॉर्म भरने का भी मौका दिया जाता। मेरा एक दोस्त है जो ज्योग्राफी का लेक्चरर है, वो अंधा है, ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी लैंग्वेज होती है वो टेम्परल लोब से पढ़ी जाती है। और जो हम साइंस की बात करते हैं, आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? ग्रेट। तो बेटा डॉक्टर बनने के लिए आपको ब्रेन का कौन सा हिस्सा मजबूत करना पड़ेगा? आप अपने सभी बच्चे अपना हाथ उठा के अपने पीछे गर्दन में लगाओ ऐसे। ये वाला जो हिस्सा, इसको आप ना शाबाशी दो, शाबाश डॉक्टर बनना तुझे। बोलिए बोलिए, शाबाश डॉक्टर बनना तुझे। इसका नाम है ओसिपिटल लोब। और बायोलॉजी के जो लेक्चरर हैं यहाँ पे, उनको लगभग आइडिया है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा रहता है, लेकिन क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन में पढ़ा नहीं जाता इसको। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना है, लास्ट 15 मिनट का हमारा लेक्चर रहता है, बड़े प्यार से समझाएंगे आपको। ओसिपिटल जो लोब होता है, जो हमारा गर्दन के पीछे वाला पार्ट होता है, इससे हम हर प्रकार के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ना केवल साइंस बल्कि साइंस, कंप्यूटर और ड्राइंग। जो भी हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आते हैं सारे हम ओसिपिटल पार्ट से पढ़ते हैं। और उसके बाद हम मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स जो होता है हमारा चोटी के नीचे भाग होता है, जिसका नाम है पैराइटल लोब। क्या नाम है? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब से हम मैथ कैलकुलेशन के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स का लेक्चरर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, आपको बीकॉम करना है, तो आपका ये बिजनेसमैन बनना है, तो आपको पैराइटल लोब से ये सारा काम करना होगा।
क्लियर है? अब हम बात करते हैं जो बच्चे गेम करते हैं। कितने बच्चे हैं जो गेम करते हैं? आपका जो गेम करने का पार्ट होता है बेटा, उसका नाम है मोटर कॉर्टेक्स पार्ट, जो हमारा यहाँ पे होता है ब्रेन के ये वाले इस पार्ट में, यहाँ पे हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है। यहाँ से हम गेम करते हैं। अगर ये आपको अलाउ नहीं करेगा तो गेम में आप ग्राउंड में जा सकते हैं, लेकिन मेडल लाने में बहुत दिक्कत आती है। ये हमारे जो ब्रेन के मैंने पार्ट बताए हैं, यहाँ इनके अंदर हमारे न्यूरॉन सेल जो होते हैं, न्यूरॉन सेल पे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एक पार्ट के अंदर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, यस फोकस ऑन मी, यस काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कैप को उछाल रहे हैं। प्लीज टीचर एक बार थोड़ा फोकस करें। सभी बच्चे सीधे बैठे हैं, क्योंकि एक बच्चा डिस्टर्ब करेगा तो 3 बच्चे डिस्टर्ब होंगे आपके आगे पीछे वाले। थोड़ा ध्यान दे प्लीज, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक पार्टिकुलर डिजाइन किया गया है और इस पे हम बहुत अच्छे तरीके से आपको एजुकेशन पे लेकर अब बात करेंगे और किस प्रकार आपको इंटेलिजेंट बना जा सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक पेंडिंग है, उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बाइफरकेट कर रहा हूँ, कि बता रहा हूँ कि कैसे हमारा ब्रेन काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सबसे आगे वाला दिमाग होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब सबसे आगे होते हैं। जितने भी टीचर्स लोग हैं, सारे के सारे टीचर बच्चों को फ्रंटल लोब से पढ़ाते हैं। मैनेजमेंट जो है सारा फ्रंटल लोब से होता है। जितनी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, सारा फ्रंटल लोब का काम होता है। तो हम अब सब्जेक्ट, किसी बच्चे का सब्जेक्ट वीक है, किसी का इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा मीडियम है, तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? ये हमारे न्यूरॉन सेल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? जो न्यूरॉन सेल होता है बेटा, न्यूरॉन सेल हमारे एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव होने चाहिए। कितने होने चाहिए? फिर से बोल रहा हूं मैं, एक बच्चे को एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके ब्रेन में एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे वो। क्लियर है? अब मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको कि दिमाग, आपने सभी बच्चों ने डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? आप सभी बच्चों ने एक शिक्षा लेनी है, उनकी एक कहानी मैं आपको बताता हूं, उससे एक शिक्षा लेनी है। और शिक्षा क्या लेनी है आप अपने आप समझ जाओगे। एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे बेटा, और एल्बर्ट आइंस्टीन का इसलिए नाम लेता हूं क्योंकि दुनिया के महान साइंटिस्ट लोगों में उनका नाम आता है। जर्मनी में पैदा हुए थे, और एल्बर्ट आइंस्टीन जब 4 साल 13 दिन के थे, तब तक तो वो मुंह से बोले भी नहीं थे। इट मीन्स उनकी मदर पॉलिस आइंस्टीन और उनके फादर हरमन आइंस्टीन ने एक दिन बैठे थे उनके पास में, और ये चिंता में थे कि इस बच्चे का क्या होगा, इसकी लाइफ तो स्पॉइल होगी, ये तो बच्चा मंद बुद्धि का डाउन सिंड्रोम बच्चा है। लेकिन कुछ दिन बाद ये बात हो चुकी थी उनके बीच में, और वो चिंता में थे लगातार। कुछ दिन बाद उनकी माता ने, पॉलिस आइंस्टीन ने, उनको गर्म चने का सूप बना के दे दिया। अब नवंबर महीने की बात थी, और ऐसे टेबल पे रख दिया, वो बेड के ऊपर लेटे हुए थे एल्बर्ट आइंस्टीन जी। तो जैसे वो चने का सूप रखकर और किचन में चली गई उनकी माता, तो उन्होंने सोचा ले कि आपको पीने का लेके गए हैं, तो उनको भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने एकदम उठा के पी लिया। और वो इतना ज़्यादा गर्म था कि जैसे एकदम चाय है ना, हम पतीले से निकाल के बर्तन में डालते हैं, तो वो उसी टाइम पी लिया उसने उठा के। और जैसे वो सूप अंदर गया तो उसकी इतनी हिटिंग थी कि एकदम आवाज़ निकल गई एल्बर्ट आइंस्टीन की कि मम्मा सूप बहुत गर्म है। क्योंकि माता ने सरप्राइज फील किया कि ये कैसा, कैसे कैसे हो सकता है। लगातार बोलने लग गया वो, जो भी उसको बोलना था। तो एक्सपेरिमेंट हुआ कि जो बच्चे कम बोलते हैं, आपके भी इन्वायरमेंट में, आपके आसपास नेबर जो पड़ोस में आपको लगे कि कोई बच्चा बोलता नहीं अच्छे से, तो उसको मैक्सिमम गर्म चीजें पिलाएं लिक्विड में। तो ये एक्सपेरिमेंट है जापान के अंदर, कि जर्मनी में, कि गर्म चीजें खाने पीने से आवाज निकलती है। देन फिर उसके बाद कहानी बताते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, जैसे उनको स्कूल में 6 साल की उम्र में, उस टाइम स्कूल में दाखिला होता था, तो स्कूल में उनको छोड़ दिया। तो स्कूल में 6 महीने बाद बेटा रिजल्ट आया एल्बर्ट आइंस्टीन का, कि स्कूल वालों ने उनकी माता को बुला के SLC हाथ में दे दी कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों?
क्योंकि ये तो आउट ऑफ बॉक्स बातें करते हैं, काम की तो बात करता नहीं है, तो फालतू की बातें करते हैं। एसएलसी तो हाथ में ले ली उनकी माता ने, लेकिन रीजन पूछा कि रीजन बताओ सर क्या है कि बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं आप लोग। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें करता है कि ये जो चंद्रमा है क्या मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ सीधा, कभी बोलता है ये जो सूर्य है मैं इसके ऊपर छलांग लगा सकता हूँ जाके, कभी बोलता है तारों को भिड़ा सकता हूँ मैं। तो उनकी माता ने आइडिया लगाया कि चलो इनके लिए तो बच्चा निकम्मा है, लेकिन बच्चा कहीं कहीं भूगोल में एक्सपर्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि इंटरेस्ट बच्चे का बचपन से आ जाता है। तो उनकी माता ने स्कूल का और घर का 1 किलोमीटर का रास्ता था, बीच में 1 किलोमीटर में ऐसा मोटिवेशनल प्लान बनाया कि बच्चे को जाके अगर सेम बात बोलूंगी तो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें बहुत बार डिमोरलाइज करते हैं और बहुत ही ग्रीडी कम्प्लीमेंट करके स्कूल में भेजते हैं। कैसे? आपको है ना 50% पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको ये कह के भेजते हैं जा बेटा स्कूल जाते ही चॉकलेट मिलेगी आपको, बोलते हैं ना आपको बर्गर खिलाएंगे, शाम को बर्गर खिला के लेके आऊंगा। पीटीएम में विशेष तौर पे ध्यान रखें पूरा स्टाफ, आप सभी पेरेंट्स को ये जरूर बोले कि बच्चे को स्कूल भेजते हुए ये बोले कि जा बेटा डॉक्टर बन के आ, जा बेटा जो ड्रीम बना रखा वो बन के आ। अगर आप किसी बच्चे को ये कह के भेजते हो कि आप स्कूल से आओगे तो आपको फ्रीज में एक चॉकलेट मिलेगी, तो मैं गारंटी देता हूं कि 6 के 6 घंटे बच्चे का ध्यान स्कूल में चॉकलेट पे रहता है और वो सोचता है और बच्चों को भी बोलता है अपने दोस्तों को कि मेरे पापा ने बोला था कि चॉकलेट मिलेगी घर जाते ही, उसका भी ध्यान डाइवर्ट करता है बच्चा। तो पीटीएम में विशेष तौर पे ध्यान दें कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ग्रीडी कम्प्लीमेंट करके ना भेजे स्कूल में, सिर्फ ये कह के भेजे जा बेटा आप अपना लक्ष्य को पा कर आओ। तो ये सब जो बातें हैं। दूसरा, क्लासरूम के अंदर अगर कोई बच्चा आप पढ़ाते हो बच्चे को, जापान में गर्दन से ऊपर हाथ लगाना बैन है क्लासरूम के अंदर। कोई बच्चा ऐसे बैठा क्लास में, कोई बच्चा ऐसे बैठा है, तो इससे बीटा और थीटा वेव्स क्रिएट होती है, जिससे बच्चे का ध्यान अल्फा वेव से हटता है। अल्फा और बीटा को मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा, आपको समझने की कोशिश करना। अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा, ये 5 तरह की वेव्स आपके दिमाग में 24 घंटे काम करती है, जो कि न्यूरॉन सेल से कनेक्टेड होती है। जब आप रात को सोते हैं तो आपका डेल्टा वेव्स में दिमाग होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 4 हर्ट्ज होती है। आपको नींद आ जाएगी 0 to 4 हर्ट्ज में, और 4 to 8 में जैसे आओगे तो सुबह आपको जाग आ जाती है और आप थोड़ा सा आलस में होते हैं, जिसको हम थीटा वेव्स बोलते हैं। और थीटा वेव्स से फिर आप नहा धो के स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो आप अल्फा वेव्स में आके क्लासरूम में बैठ जाते हैं। और जितनी भी पढ़ाई होती है आपकी अल्फा वेव्स में होती है। किसमें होती है? अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 to 13 हर्ट्ज होती है, जिसका 8 और 9 और 10 पे काम करता है ब्रेन। वो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं, और जिनका 11, 12 और 13 हर्ट्ज पे अगर ब्रेन आ जाते हैं तो उनसे कुछ भी पढ़ा लो जाए। ये मैं प्रैक्टिकल करके दे सकता हूँ। अगर 10 बच्चे मुझे रद्दी भी देते हो तो इंटेलिजेंट के साथ में बराबर फ्रीक्वेंसी में तैयार करके आपको दिखा देंगे कि एक कमजोर बच्चे को हमने कमजोर मान लिया, लेकिन कमजोर होता नहीं है, उसको कुछ टिप्स दी जाती हैं और परमानेंट काम करती है। लाइफ में बच्चा कभी भी मार नहीं खाता। देन अल्फा वेव से फिर आप लोग घर चले जाते हो। घर जाने के बाद में ना आपको नींद आती, कई बच्चों को, कुछ बच्चे पढ़ते भी रहते हैं, कभी न कभी आपको स्ट्रेस होता है, तो आपका बीटा वेव्स में आ जाता है ब्रेन। किसमें आता है? बीटा वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी 13 to 27 हर्ट्ज होती है। और फिर आप आलस में आकर के क्या सोचते हो कि चल थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा, थोड़ी देर टीवी देखते हैं तो माइंड सेट हो जाएगा। कई दफ़ा आप किसी से लड़ भी लेते हो, कई दफ़ा आप अपना गुस्सा भी उतार देते हो किसी, तो वो आपका बीटा वेव्स में ब्रेन काम करता है। जैसे भी बीटा वेव से ऊपर आते हैं तो आपका गामा वेव्स में दिमाग आ जाता है। फिर आप कंशियस होते हैं कि टीचर ने काम इतना बता रखा है तो याद तो करना पड़ेगा, अगर ये याद नहीं किया तो टीचर आपको डांटेंगे। तो जब आप गुड डिसीजन पे आते हैं, जब आपका दिमाग पॉजिटिव दृष्टि में आते हैं, तो आप गामा वेव्स में होते हैं। तो ये 5 तरह की तरंगे होती हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिकल तो थ्योरेटिकल तो मैं इतना ही बता पाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल इसको क्लासरूम में विजुअलाइजेशन तरीके से दिखाएंगे कि कैसे अल्फा वेव्स काम करता है, कैसे बीटा करता है, कैसे थीटा करता है, कैसे डेल्टा करता है, कैसे गामा करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन की बात पूरी करते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन जब
उनकी माता घर पहुंचती है तो एल्बर्ट आइंस्टीन को ये बोला जाता है उनकी माता के द्वारा कि बेटा आपके स्कूल से ये रिपोर्ट मिली है कि आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि वहाँ के जो टीचर हैं वो पढ़ाने में सक्षम नहीं आपके। बात चेंज कर दी उनकी माता ने और मोटिवेशनल चेंज करके किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और एल्बर्ट आइंस्टीन को हौसला आया कि यार तू इतना इंटेलिजेंट है। तो पहले दिन से स्कूल के अंदर बैठने के बाद में 10वीं क्लास पास करके उसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड से पॉलिटेक्निक पास किया, उसके बाद उन्होंने अपनी बीटेक पास की, उसके बाद उन्होंने पीएचडी 1905 में कंप्लीट करके और 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए जोरदार तालियां। तो डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 1921 के बाद में 18 अप्रैल 1955 में एल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हो जाती है। 18 अप्रैल 1955 में एल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हो जाती है। डॉक्टर थॉमस ने उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और डॉक्टर थॉमस ने उनके ब्रेन को चुरा करके डब्बे में रख लिया और फ्रिज के अंदर रख दिया, ये जजमेंट करने के लिए कि ऐसा क्या था इसके दिमाग में। जिन्होंने E = mc2 का सिद्धांत जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, जहाँ पे फिजिक्स के अंदर कम से कम भी 23 फार्मूले अलग अलग लगा के फिजिक्स को सोल्व करना पड़ता था। अकेले फार्मूले ने 23 फार्मूले खत्म करके एक फार्मूले पे फिजिक्स आई थी उस टाइम पे। तो E = mc2 का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो जो ब्रेन को डॉक्टर थॉमस ने डब्बे में रखा था, तो ब्रेन के ऊपर रिसर्च हुआ, एक इंटेलिजेंट दिमाग कैसे हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट। डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का 6%, टोटल 6% दिमाग यूज किया था। अगर आप सभी बच्चों की बात करें बेटा, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप अपने दिमाग का 1.5 से 2% भी पूरा यूज कर लोगे ना, तो आप आईपीएस और आईएएस अफसर बन सकते हो। ग्रुप डी में लगने के लिए मात्र 0.5% भी दिमाग काम करता है। ग्रुप फर्स्ट क्लास नौकरी के लिए 1% दिमाग काफी होता है। क्यों इतना कम क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल होते हैं और न्यूरॉन सेल करोड़ों में होते हैं, तो आप लाखों में भी यूज कर लो तो आपका दिमाग बहुत ओके है। तो रिसर्च में पाया, वहां पे एक डॉक्टर लोगों का बोर्ड बैठा और ब्रेन पे रिसर्च हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टीन इतने इंटेलिजेंट क्यों थे। पता लगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो पैराइटल लोब था जिससे मैथ पढ़ा जाता है और ओसिपिटल जिससे साइंस पढ़ी जाती है, उनके दोनों पार्ट के 100% न्यूरॉन सेल एक्टिव थे। और अगर आप किसी भी बच्चे के 100% एक्टिव हो, अभी एक रिसर्च, एक बच्चा है, अभी अमेरिका से एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, आप यूट्यूब पे जाके देखो, अमेरिका के 12 साल के बच्चे ने पीएचडी पूरी कर ली है। केवल 12 इयर्स के स्टूडेंट ने पीएचडी कंप्लीट कर ली है। उस बच्चे के न्यूरॉन सेल 100% एक्टिव थे। आपने अपने इंडिया की बात नहीं, हरियाणा की बात करते हैं। करनाल का एक बच्चा कौटिल्य पंडित जानते हो? आप यूट्यूब पे जब टीवी को देखते हो तो कौटिल्य पंडित लगाना बेटा, जिनका अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च में दाखिला हुआ है लंदन में, जो अपने करनाल से ही है। 5 साल का बच्चा था जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे केबीसी के अंदर। कौन बनेगा करोड़पति? बिल्कुल साधारण फैमिली का बच्चा था, उनके फादर बिल्कुल नॉर्मल फैमिली है। तो आप भी कौटिल्य पंडित की तरह, आप भी डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह, आप भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आप अपने दिमाग को तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा कि जो समस्या है हमें पढ़ने की, जो हमें मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन है बेटा ब्रेन इंजीनियरिंग। लगभग 150 प्लस स्कूलों में मैंने बच्चों को ट्रेन किया है। इसमें हम बात करें, डीएवी स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल है, एक्जेवियर स्कूल है, बहुत सारे स्कूलों में लगभग हर बच्चे के लिए कंपलसरी ये ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको 2 डेज का ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाएंगे स्कूल में। हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी को तैयार करेंगे। जो अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपकी 11, 12 और 13 हर्ट्ज पे अगर काम करना स्टार्ट करती है, तो ये मान के चलें कि पढ़ाई के अंदर आपको किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ट्यूशन लगाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर बनाने के लिए कि हम ट्यूशन पे जाकर के बहुत कुछ कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो 6 घंटे की पढ़ाई स्कूल से आप पढ़ के जाते हैं, तो ट्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं होती। फिर भी चलो कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हो किसी ट्यूटर से।
लेकिन पढ़ना तो किसने है? आपके दिमाग ने पढ़ना है। अब दिमाग के न्यूरॉन सेल जब तक आपके एक्टिव नहीं होंगे तो आप पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं आप, जब तक आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी तब तक आपको दिक्कत आएगी पढ़ने में। किसी भी बच्चे के ब्रेन को तैयार करने का तरीका है सिर्फ ब्रेन इंजीनियरिंग और SIP, स्टूडेंट इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इसको आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से आपकी फ्रीक्वेंसी को तैयार करेंगे। इसमें 2 डेज का ट्रेनिंग वर्कशॉप है, वो हम मैनेजमेंट से बात करके कोई भी 2 दिन इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में डिसाइड करके हम पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों का इसका 100% रिजल्ट आता है। पहली से 5वीं तक, 6ठी से 12वीं तक का रिजल्ट हमारा 90% रहता है, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो खुद सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिएटिव होते हैं बच्चे अपने आप में। अब हम बात करते हैं बेटा IQ लेवल को। IQ लेवल क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा IQ क्या होता है? यस, इवन ए सिंगल स्टूडेंट, कोई भी सही और गलत कोई बात नहीं है, गलत से ही हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें। IQ की फुल फॉर्म बताएगा कोई क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। क्या होता है? IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। IQ काम क्या करता है? IQ का काम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का नहीं होता बेटा। IQ का काम होता है, न्यूरॉन सेल का काम होता है कोई कंटेंट पढ़ना और दिमाग में स्टोर करना। लेकिन उस कंटेंट को जो आपने पढ़ा है उसको लंबे समय तक याद करने का काम IQ का होता है। किसका होता है? कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, दिमाग में स्टोर होते हैं और उसको लंबे समय तक याद करते हैं, वो किसका काम होता है? हमारा IQ का काम होता है। एक होता है हमारा CQ, क्रिएटिव क्वोशिएंट। कोई बता सकता है बच्चा CQ क्या होता है? क्रिएटिव क्वोशिएंट क्या होता है? क्रिएटिव क्वोशिएंट का काम होता है कि आप स्टेज पे आकर कितना बोल पाते हैं, आप यहाँ आकर के अपने आप को कितना एक्सप्लेन कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं लेकिन स्टेज पे आने से हेजिटेट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में तो ठीक ठाक है लेकिन स्टेज पे कितना ही बुलवा लो उनसे, 10 लोगों के बीच में वो बोल लेते हैं अच्छे से, तो वो उनका CQ लेवल अपर होता है, अच्छे लेवल पे होता है। तो हमारा 4 तरह के लेवल होते हैं बेटे, एक IQ, एक CQ, एक EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, जो हमारा जनरल बिहेवियर है, जो हम लोगों से बातें करते हैं, जो हम दोस्तों से बात करते हैं, हमारा जो नेचर होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो आपके इमोशनल क्वोशिएंट पे डिपेंड करता है। एक होता है एडवर्सिटी क्वोशिएंट, AQ लेवल होता है। AQ लेवल का मतलब होता है कि आप कई दफा एग्जाम फोबिया होता है आपके अंदर, स्टडी फोबिया होता है, कुछ बच्चों को पढ़ाई से डर लगता है, तो वो AQ लेवल को भी पूरी तरह से मैनेज करके हम लोग आइडिया देते हैं कि आपका लेवल, चारों लेवल कहाँ तक मैनेज करते हैं आपको। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी ने ब्रेन के दोनों पार्ट को समझा है और दोनों पार्ट को समझ करके सब्जेक्ट वाइज आपको मैंने जो बताया है उसमें मैंने आपको बोला कि न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपके दिमाग के अंदर। यहाँ किसी भी कमजोर बच्चे को हम न्यूरॉन सेल से एक्टिव करके आपका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपका दिमाग के न्यूरॉन सेल एक्टिव हो जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एकेडमिक एजुकेशन है बेटा, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, अगर यहाँ आपने कुछ नहीं किया ना तो दुनिया का कोई भी कॉलेज, दुनिया की कोई एकेडमी, दुनिया का कोई भी लाइब्रेरी आपको कामयाब नहीं कर सकती। कभी ये सोचो कि यहाँ तो हमने टाइम पास कर लिया था, फिर आपको समझ आई 12वीं के बाद कि हाँ अब मैं पढ़ लेता हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ जो कंटेंट आपके दिमाग में स्कूलिंग टाइम में एंट्री करके आया है, जो कंटेंट आपने पढ़ा है, वही कंटेंट आपको सपोर्ट करेगा नौकरी के लिए। आप देख लो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5-5 साल से लाइब्रेरी में बैठे हैं। नहीं जाओगे, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू।
हम लोग ना अभी एक एज ए स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं। जैसे हम आगे हायर एजुकेशन करेंगे, उसके बाद हमारा फिर आगे फ्यूचर बनेगा, तो उस टाइम आपको महसूस होगा कि स्कूलिंग में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने स्कूल में अगर ध्यान दिया होता तो आज 5 साल लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत नहीं थी, 2 साल कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। राजेश महेश्वरी एलन इंस्टीट्यूट जानते हैं आप सारे, ऑलमोस्ट बच्चे जो नॉन मेडिकल मेडिकल लेना चाहते हैं, तो राजेश महेश्वरी मेरे अच्छे दोस्त हैं जो एलन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, ओनर हैं। तो उनसे मेरी बात हुई कि सर आपके सीकर या कोटा में जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो कितने % रेशियो है, एग्जैक्ट बताना कामयाब होने का यहाँ। तो उन्होंने बताया कि केवल 18% रेशियो है हमारा। 18% बच्चे यहाँ से रैंक लेके जाते हैं, बाकी सारे अपना बैग उठा के वापसी हरियाणा चले जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो 82% बच्चों का क्या हाल है, वो 2-3 साल ड्रॉप करके अपनी लाइफ को स्पॉइल करके वो 10 लाख रुपए माँ बाप का खराब करके फिर यहाँ आके लाइब्रेरी में बैठ के सीटी का एग्जाम देके ग्रुप डी में भर्ती होने की कोशिश करते हैं कि सफलता तो लेनी है, अपने पाँव पे तो खड़ा होना है। यहाँ पे पाँव पे खड़ा होना क्या माना जाता है, नौकरी। लेकिन डियर स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि जितने भी आईपीएस ऑफिसर बने हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर बने हैं, वो सारे के सारे आर्ट के स्टूडेंट हैं। एक डॉक्टर सीपी पाटिल है जो इंदौर के डीसी हैं आजकल, उनका एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक पत्रकार ने पूछा कि सर आप अपना ऑटोग्राफ बताएं प्लीज। तो उन्होंने बताया कि सर 10वीं में मेरे 45% नंबर थे और +2 में मेरे 51% नंबर थे और ग्रेजुएशन में 56% नंबर थे। तो पत्रकार ने पूछा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप एक डीसी बन गए और इतने मतलब कि बहुत ही सुंदर कैपिटल है इंदौर तो अपने आप में, कि वहां बैठा दिया। चंडीगढ़ में कोई डीसी बैठे तो बहुत बड़ी बात है, हिसार वाला तो उससे छोटा ही माना। तो सीपी पाटिल ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि सर मैं उस भीड़ से दूर था जो स्ट्रेस मैनेजमेंट लेके घूमते हैं, जो आईआईटी नीट के पीछे पड़ के और सिलेक्शन नहीं होता तो माइंड को खराब कर लेते हैं। मैंने सही समय और ग्रेजुएशन भी इग्नो से केवल 56% थे, तो उन्होंने कहा सर सही समय पे दिमाग का सही इस्तेमाल किया और बिल्कुल एंजॉय में पढ़ाई की और आराम से एग्जाम पास कर दिया। राइट? तो आप कभी ये मत सोचना बेटा कि नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल ही सब कुछ है। आप कभी भी किसी एक्सपर्ट की वीडियो सुनना कि आर्ट वाले बच्चों के लिए क्या क्या फ्यूचर है। मैं कहता हूँ कि आप आईआईटी की बात करते तो आईआईटी में भी आर्ट वाले बच्चों के लिए बहुत सारे कोर्स आ गए, बहुत से कोर्स आ चुके हैं। तो आपका यूं लगता है ना कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहा हूँ, तो आप उसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करिए। धक्के से, प्रेशर से, किसी बुआ और मामा के चक्कर में मत फंसिए कि उनका बुआ का लड़का आईआईटी में एडमिशन हो गया और वही सपना आपको दे दिया, या आपके पापा का सपना कभी पूरा नहीं हुआ था, पापा ने आपको बना के दे दिया वही सपना कि हाँ मैं तो नहीं बन पाया तो तेरे को जरूर बनाऊंगा। अब खुल के बात करिए, खुल के जिए। सबसे बड़ी बात है आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखिए। अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपका दिमाग प्रॉपर किस डायरेक्शन में काम कर रहा है और उसी डायरेक्शन में आपको सफलता लेनी है। तो आप सभी बच्चे एक बार जोरदार क्लैपिंग अच्छे डिसिप्लिन करें। और कभी भी महसूस मत करना कि ये स्कूल जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं पढ़ाता। मैंने आपको बोला है यहाँ स्कूल की कोई गलती नहीं है, ना टीचर्स में कमी है ना बच्चों में कमी है। कमियां जहाँ होती हैं उन कमियों को हम ठीक करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे और दुनिया के किसी भी स्कूल में चले जाओ, पढ़ना आपके दिमाग ने है। किसने पढ़ना है? आपके दिमाग ने पढ़ना है। टीचर हर जगह सेम होते हैं, टीचर सभी एक्सपीरियंस स्टाफ होते हैं, पढ़ाने में अपनी तरफ से एफर्ट्स अच्छा करते हैं। बट कुछ एक चीज़ें मैं टीचर से बताना चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ कुछ एक चीज़ें इंप्लीमेंट करें जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा 2-3 दिन के अंदर। एक तो क्लासरूम में बच्चे को गर्दन से ऊपर हाथ ना लगा लेना जब भी आप पढ़ाते हैं, ये टोटल बैन है जापान में। दूसरा,
कि क्लास में सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल जरूर करें। कई दफ़ा हम क्या करते हैं कि एक मॉनिटर के पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ ये मॉनिटर है और इसको तवज्जो दी जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे कटते हैं इन बातों से। कभी कभी आप कमज़ोर बच्चे को भी बोल दिया करो, बेटा जाके मार्कर लेके आओ, जाके पानी का गिलास लेके आओ। ऐसे बच्चों से कनेक्टिविटी बनाएंगे तो हम वो बच्चे भी आपके प्रति एक्टिव हो जाएंगे और उनको लगेगा कि टीचर का कहीं कहीं मेरे से लगाव है और वो पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। तीसरा ये है कि जब भी कोई भी आप टॉपिक पढ़ाते हैं, आप क्लासरूम में माना कि आपने रिप्रोडक्शन पढ़ाना है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाना है या आपने प्रेपोजिशन पढ़ाना है इंग्लिश में या हिंदी में आपने वर्णमाला कोई भी मतलब कि समास पढ़ाना है या संस्कृत में कुछ भी पढ़ाना है, तो कोशिश करें कि नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले क्लास में आकर के एक बार बिना किताब के एक बार 10 से 15 लाइनों का ओवरव्यू कंठस्थ बताएं कि रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकल समझाए बोर्ड के किताब खोलने से पहले समझा के फिर आप चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करें। बच्चों को बुक वूम ना बनाए। किताबी कीड़ा क्या होता है कि वो रट्टाफिकेशन होता है। आप अगर ओवरव्यू समझाएंगे ना, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं बच्चों से पूछते हैं, जैसे मैं पूछता हूँ मेरे बेटे से डेली कि बेटा इंग्लिश में क्या पढ़ा था आज, पूरा एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि रूटीन बना रहा है। और रूटीन इन बच्चों के भी पेरेंट्स पूछते हैं, फिर ये डांट खाते हैं तो ये कि बेटा इंग्लिश में क्या पढ़ा। आप ओवरव्यू दोगे शुरू में जाते ही क्लासरूम में, जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, डेली नहीं। हो सकता है ये एक हफ्ते बाद नंबर आया हुआ, तो आप डेली ये तैयार रखें कि अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार कंठस्थ 5 मिनट उस चैप्टर पे बात करेंगे बच्चे से, और उसकी मेन पॉइंट्स आप ऑलरेडी नोट कर लो, अपनी डायरी नोट कर लो। तीसरा, आपको कभी भी लगता है कि जब आप क्लासरूम में एंट्री करते हैं तो आप सारे बच्चों का, अभी मैं प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ, आप देखोगे सारे बच्चे अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेगा, हाथ को हाथ से दूर करेंगे और सभी बच्चे बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। घुटनों पर रखने के लिए बोला। और सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें। आपने प्रैक्टिकल करना है केवल 2 मिनट क्लास में। आंखें बंद, कोई भी बच्चा आंख ना खोले, अपने आप को जानना है और डिस्ट्रैक्शन मोड से हमें पॉजिटिव मोड में लेके आना है। जब बच्चे घर से स्कूल आते हैं तो इनके दिमाग में बहुत सी बातें चलती होती है। इनको ना 10 मान लो 4 गाड़ी, इनको थार गाड़ी दिखी, चारों गाड़ियों के नंबर याद जरूर मिलेंगे, क्योंकि आजकल नई ट्रेंड है बच्चों में कि बहुत सी चीजें ना बाहर की चीजों पे बच्चे फोकस करते हैं। तो उनके दिमाग से निकालने का एक तरीका बताओ। सभी बच्चों को क्या करेंगे, सबसे बेस्ट मेडिटेशन होता है, इसमें कोई भगवान का नाम नहीं लेना, इसमें कोई हो सकता है किसी भी धर्म का बच्चा हो सकता है, तो भगवान पे मत लेकर यहाँ पे सभी बच्चों को बोलना है कि 21 बार आपने सांस को इनहेल और एक्सहेल करना है और अपने सांस खुद गिनेंगे बच्चे। लेकिन मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, अब इन बच्चों से रिजल्ट देखना। किसी बच्चे ने आंख नहीं खोलनी अगर मेरी काउंटिंग कंप्लीट भी होती है। अब बच्चे बेटा क्या करते हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, बाद में मिल जाएगा जो भी है। आंख बंद करने का मतलब है कि बच्चे की एक्सटर्नल कमांड खत्म हो गई है, बाहर की कमांड खत्म हो गई है। टीचर्स भी प्रैक्टिकल इस चीज को देख सकते हैं, ट्राई करें। यस, मैं आपको काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा, 1 बोलूंगा तो आपने सांस को अंदर लेना है। यस 1, सांस अंदर लेना है और आपने अपनी काउंटिंग भी गिननी है, मन में बोलना नहीं है, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज सामने। आपको मैं 2 बोल रहा हूँ, बाहर सांस छोड़िए। 2, 3 सांस अंदर, 4 सांस बाहर, 5, 6, 7, 8, 9, गहरे सांस ले लेंगे। 10, 11, धीरे धीरे सांस छोड़िए, धीरे धीरे, और आंखें खोलिए। मैंने 11 तक कराया है, आपने 21 तक ट्राई करना है।
अब इनका सांसों पे मैंने सांस इसलिए कराया क्योंकि हमारे ब्रेन को 20% ऑक्सीजन की जरूरत होती है हर टाइम। हम छोटे सांस लेते हैं तो इससे हमें केवल 13% ऑक्सीजन मिलती है, केवल 13%। आप जितना डीप ब्रीथ करेंगे उतना ज्यादा ब्रेन से ऑक्सीजन सर्कुलेट होके आएगा। दूसरा, आप कोशिश करें सभी बच्चे, अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती ना तो घर पे अगर आप बैठे हो, स्कूल से पढ़ के जाते हो, तो गर्म पानी का गिलास पी लेंगे, अच्छा गर्म पानी जिसमें थोड़ा सा भाप हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन कभी भी ठंडे पानी को एक्सेप्ट नहीं करता। ठंडे पानी से सिर्फ आपकी प्यास बुझती है बॉडी की। गर्म पानी जो होता है, ब्रेन सिर्फ गर्म पानी को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग कभी भी पानी नहीं पीता, दिमाग हमेशा पानी की भाप लेता है, और वो भी 30%, 36% पानी की 36% पानी की भाप लेता है। आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री, यही होता है ना। जब आप पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो दिमाग 1.5 घंटे बाद उस पानी को ले पाता है। अगर गर्म पानी पीते हैं तो 1.5 मिनट बाद ब्रेन ले लेता है। तो कोशिश करें सुबह उठते और सोते हुए तो खासकर गर्म पानी पिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। जापान में कोई भी वाटर कूलर ठंडे पानी का नहीं मिलेगा, कहीं पे भी रस्ते में, हर जगह गर्म पानी का, स्कूल में गर्म पानी मिलेगा। बिकॉज एक तो वो हेल्थ के लिए बेस्ट होता है, दूसरा ब्रेन के लिए इतना फिट होता है कि कभी भी स्ट्रेस आने के चांसेस नहीं होते। हम स्कूल में तो ये चीज हो सकता ना कर पाए, लेकिन घर पे बच्चा जरूर करेगा। और मेरी ट्रेनिंग में खासकर मैं स्कूल में 2 दिन गर्म पानी पिलाऊंगा आपको, क्योंकि न्यूरॉन सेल उस टाइम पे एक्टिव मोड में होते हैं, तो गर्म पानी हर हाल में चाहिए बच्चे, क्लासरूम के अंदर भी चाहिए होता है। न्यूरॉन सेल उठने में 6 घंटे का टाइम लेते हैं सिर्फ। तो आप टीचर्स लोग थोड़ा ध्यान दें बस, सेंस ऑफ ह्यूमर, ओवरव्यू चैप्टर वाइज, और तीसरा नॉलेज, कि आप एक परफेक्ट नॉलेज के साथ क्लासरूम में आइए। मूड नहीं है तो रिवीजन करा दीजिए, बगैर नॉलेज के चैप्टर को स्टार्ट ना करें। हालांकि सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते हैं, एकाध टीचर्स कई बार एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कई दफा एक एक्सपीरियंस टीचर को भी पढ़ना पड़ता है। तो लास्ट में आपको जो मैंने बताया बेटा, जो आपने डीप ब्रीथ किया है, ये आप घर पे भी करेंगे। आप जब भी रात को सोते हैं तब भी करके सोएं, और सुबह उठते भी डीप ब्रीथ करें ताकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। थैंक यू, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। लास्ट 1 मिनट का टाइम लेंगे। कोई भी सिंगल बच्चा कुछ पूछना चाहता हो ब्रेन से रिलेटेड, या कोई टीचर मेरे से कुछ पूछना चाहता हो, कुछ भी आपके मन में कोई ख्याल आता है कि हाँ इस तरह से मेरे साथ कोई हैपनिंग होती है, तो मैं यहाँ पे क्लियर हो जाऊँ, टीचर से बात, सर से बात करूँ। कैसा लगा सभी को? अच्छा या बहुत अच्छा? ओके, गुड। थैंक यू मैम फॉर योर सो नाइस कोट। एक्चुअली मैनेजमेंट के परमिशन के बगैर हम ये चीज़ बता नहीं सकते, बट यहाँ पे 2 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, परसों भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा मैनेजमेंट अलाउ करते हैं। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है बेटा। हम लोग ना हर बच्चे से केवल 100 रुपीज़ लेते हैं, 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये में, और ये कंपलसरी होता है हर बच्चे के लिए, इंटेलिजेंट बच्चे के लिए भी कंपलसरी होता है, क्योंकि हम क्लास का कोई सिंगल बच्चा नहीं छोड़ेंगे। इसमें आपके न्यूरॉन सेल पे, आपके आईक्यू लेवल पे, आपकी मेमोरी पे काम किया जाएगा। आपको 2 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप रहेगा, और 2 दिन में हर बच्चे को 1 घंटा आज, 1 घंटा कल, एक दिन न्यूरॉन सेल पे, एक दिन मेमोरी पे, आईक्यू पे काम करेंगे। और प्रैक्टिकल होगा, ये क्लास वाइज होगा। तो आप सभी बच्चे अपने जैसे भी क्लास टीचर को या मैनेजमेंट को अपना
जो भी मैंने बताया कि 100 रुपीज चार्जेस होता है इसमें। वैसे 200 रुपये लेते हैं, लेकिन मैम के साथ एक हमारा भी रिश्ता है कि मैम ने बोला कि सर नेक्स्ट ईयर से हम और अच्छा कर देंगे, लेकिन एक बार अब की बार थोड़ा कोशिश करें कि हर तरह का बच्चा होता है, ग्रामीण अंचल का भी होता है, बट आप अपने दिमाग के लिए अगर यहाँ एक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये मान के चले कि कहीं न कहीं ये ट्रेनिंग आपके लिए इतनी फ्रूटफुल होगी, आप अपने रिजल्ट को पिछले साल की तुलना में अब की बार चेक करके देखना। ये मेरा लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। स्कूलों से कॉल आते हैं कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों का। तो आप सभी बच्चों को ऑन द स्पॉट क्लासरूम के अंदर ही प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि दिमाग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये एक जैपनीज टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर रॉबर्ट फ्रांसो के द्वारा देन है ये। आप सभी बच्चों को इससे परिचित कराएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। Thank you so very much. कैसा लगा बच्चों? It was very good seminar. I guess you have learnt a lot, and sir has shared very good information with you, where you can work upon your brain. And the last information which was shared by sir, that he is going to take the 2 days training program. Today's session was the introduction session only, where the things were introduced to you. How the brain functions and what are the basic parts of the function. सबको पता लग गया? तो अब जो सेमिनार का सर ने बोला है वो इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर यू। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में जो 800 बच्चा है सभी ने करना है। दैट इज जस्ट योर ओन इंटरेस्ट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स टुडे और उनसे परमिशन लेना। ये स्कूल की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल आपसे 100 रुपीज़ मांग रहा है। प्लीज़ मेक इट वेरी क्लियर टू योर पेरेंट्स। हम सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, आपके सामने जो ऑफर है वो रख रहे हैं। चूज करना, पिक करना वो आपकी है। दैट इज वन ऑप्शन कि अगर आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए सर से सेमिनार लेना चाहते हैं, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड गिव योर एंट्रीज टू योर क्लास इंचार्जेस। पर मैं किसी भी पेरेंट से ये नहीं सुनना चाहती कि जी ये आप क्या प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, 100 रुपया किस लिए मंगवा रहे हो। मेक इट वेरी क्लियर। करना है करिए, सेशन लेना है लीजिए, लेकिन हमें ऐसे नहीं आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि क्यों आप पैसा मंगवा रहे हो। समझ गए ना? ये सिर्फ आपके लिए है। बेनिफिट आपको और आपके पेरेंट्स को होगा, स्कूल को नहीं होगा। आपका ब्रेन आपको जॉब देगा, किसको बेनिफिट होगा? आपको होगा। गॉट इट? सो लेकिन हम बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग योर फ्यूचर डिजाइनर, हम ये सोचते हैं कि आप लोग इसका पूरा बेनिफिट उठाएं, अच्छे से क्लैरिफाई करें अपने पेरेंट्स को और आप इसका ट्रेनिंग का एक पार्ट बनिए, लेकिन कंपल्शन नहीं है। ठीक है? आज आप लोगों ने ये जो ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज किया है, इसकी वजह से अब हमें पता है कि आप बिल्कुल शांति से क्लास में पहुंचेंगे, कोई रनिंग भी नहीं करेगा और कोई ज़्यादा शोर भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने योगा कर लिया ना। अभी सभी पीसफुल है? ओके देन, बिहेव योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।